मैं कोशिश यही करूँगा कि जो हमारी मुहिम है, जो हमारा अभियान है, उस आंदोलन से मीडिया का क्या वास्ता है, कैसे उसको देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि आगे कैसे लड़ा जाए और क्या चुनौतियां हैं, क्या पिछले दिनों हम लोगों ने क्या गलतियां की जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में अभी सभी लोग बात कर रहे थे, मनोज जी यहाँ पर बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के बारे में लोग नहीं जानते थे या देश नहीं जानता था कि योगी आदित्यनाथ कैसा आदमी है या फिर इसके पहले तमाम चीज़ें, लेकिन क्या हम लोगों ने छोड़ा। अभी आनंद प्रधान जी चले गए, उनका एक आर्टिकल 2009 के चुनाव के समय था कि आधी से अधिक गरीब आबादी के बीच हिंदुत्व के नए भिंडरावाले का उदय। मैं जब योगी आदित्यनाथ जब नाम आया मुख्यमंत्री के लिए और जिस तरह से पूरा मामला चल रहा था, मैं सोच रहा था कि अगर ये आर्टिकल बहुत सारे पुराने आर्टिकल से बहुत सारे मीडिया के लोग दोस्त मांग रहे थे कि योगी आदित्यनाथ के बारे में कितने मुकदमे हैं, कितने क्या है, तमाम चीज़ें हैं। उसी सर्चिंग के दौरान ये आर्टिकल मुझे मिला, तो मैं सोचा अगर इस बहुत सारे आर्टिकल्स उस समय पुराने आए और लोगों ने पढ़ा, मैं सोच रहा था इस आर्टिकल को फिर से मीडिया में भेजना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि अगर इस आर्टिकल को भेजेंगे तो मुझे लगता है मुकदमा भी होगा जो है, क्योंकि नए हिंदुत्व के भिंडरावाले का उदय आनंद जी ने उस समय 2009 में जो लिखा था। लेकिन मैंने एक चीज सोचा कि जो चीज 2007, 8, 9 का जो दौर था, जिस समय हम लोग समझ रहे थे सुभाष गताड़े जी के तमाम लेखन से, मनोज जी के लेखन से, उसके बाद योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हम लोगों ने बनाई सैफरन वार, और उसके बाद 2011 तक कोर्ट का प्रोसेस और तमाम तरीके से किया गया। लेकिन मुझे लगा कि मैं लगातार इस बात को भी बोल रहा, जगह जगह बात हुई कि हमारा जो मीडिया है, हमारी जो सोसाइटी है, वो गंभीरता से नहीं ले पाई, इस बात को नहीं ले पाई कि ऐसी चीज़ है। क्योंकि हम कई बार जब अभी मनोज जी बोल रहे थे कि लोग कह रहे थे कि जब लोग सब लोग मार दिए जाएंगे तब हम आएंगे, तो जब सब कुछ लुक पिट जाता है तो हमारी एक कोशिश होती है कि तब जाने की, तब समझने की। ठीक इसी तरह से एक नई चुनौती, क्योंकि यूपी जो हुआ वो सब सामने है, उससे लड़ा जाएगा, कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन अभी हम नवादा से होके आए और नवादा में वहाँ पर नीतीश जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। अभी पिछले दिनों जब से चुनाव ये हुआ है, मार्च में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तो जिससे फोन करिए तो चाहे वो जो है छोटा बंदर है चाहे बड़ा बंदर राजनीति का, तो ये कह रहा है कि बस मायावती मुलायम का ये नीतीश लालू कांग्रेस का गठबंधन बनने जा रहा है, इससे ऐसे हम इसको फॉर्मुलेट कर देंगे और 2019 में हरा देंगे, फांसी बात खत्म हो जाएगा। हम गए नवादा, तो नवादा में देखा कि गिरिराज सिंह का वो बेल्ट है, वहां पर खुलेआम ये पुलिस नारा लगा रही है कि भागलपुर बना देंगे, गुजरात बना देंगे। और हम 29 तारीख को पिछले दिनों गए और ये घटना 4-5 अप्रैल की है पहली बार। और जब लोगों ने बताया इस बात को तो मैंने कहा कि क्यों नहीं ये बात कहीं मीडिया में आई, कहीं नेशनल मीडिया में आई, तो लोगों ने कहा कि इसमें ये तो पुलिस कहती ही रहती है। मतलब कि इतना सामान्यीकरण हो गया है कि भागलपुर बना देंगे, गुजरात बना देंगे। उत्तर प्रदेश में 2007 से 2005 से लगातार नारे लगते थे कि उत्तर प्रदेश पूर्वांचल गुजरात बनेगा, यूपी शुरुआत करेगा, लेकिन हमारी गंभीरता नहीं थी जो आज हमको योगी आदित्यनाथ जैसे एक मुख्यमंत्री के रूप में देखना पड़ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमको इस बात को देखना चाहिए कि तमाम आज योगी आदित्यनाथ जिससे मुख्यमंत्री बने हैं, कल गिरिराज सिंह भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं लगातार। जिस तरह से वहाँ पर उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार पड़ गया, मियाँ बाजार का नाम माया बाजार पड़ गया, इसी तरह कुरैश नगर में कुरैशियों की संख्या नहीं रही है। वहाँ पर एक मियाँ रोड है, मुस्लिम रोड है, वहाँ पर मुसलमान विस्थापित होकर बड़ी दरगाह की तरफ चला गया है। तो मतलब कि चीज़ें बदल रही हैं, तो हमको उतनी गंभीरता से भी देखने पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा। खैर, मैं जहाँ तक आतंकवाद के सवाल पर यहाँ बात करने के लिए पंकज जी ने कहा भी कि पिछले दिनों और ख़ासतौर पे हमारी चिंता भी वो है कि पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में टेरर का मॉड्यूल लगातार चेंज करता रहता है, फौजी, लश्कर, सिमी, इंडियन मुजाहिदीन होते हुए ISIS तक जो मामला आया है, तो ISIS के मामले में जिस तरीके से नए तरीके से पूरा मीडिया में एक नया डिस्कोर्स पैदा किया जा रहा है कि डी रेडिकलाइजेशन, माने कि पिछले दिनों लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस बात को कि
10 लड़के पकड़े जा रहे हैं। अभी बिजनौर से लेकर तमाम जगह गिरफ्तारी हुई, 10 लड़के पकड़े गए, 4 को रख लिया, 6 को छोड़ दिया। कह रहे हैं हम डी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में असीम अरुण जो उसके एटीएस के चीफ है, उसका नाम उन्होंने रखा है घर वापसी। मतलब कि घर वापसी नाम रखा गया है। ये 26 तारीख को जब एक लड़का जिसका इंट्रोगेशन लगातार हो रहा था, उसका नाम था मोहम्मद आतिफ, 7 मार्च के जो सैफुल्ला इनकाउंटर के बाद इंट्रोगेशन हो रहा था, जब पहली बार उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तमाम लोगों को लेटर भेजा, उस दिन एटीएस ने इस अभियान का नाम घर वापसी रखा और कहा कि पदभ्रमित युवाओं को हम ऐसे लाएंगे। क्या ये न्यूज जो उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा जारी की गई, क्या ये देश के तमाम मीडिया हाउसों को नहीं मिली, तमाम संजीदा लोगों को नहीं मिली? मतलब इस बात को दिखाता है कि हम कितने संजीदा नहीं रह गए हैं कि हम इस अगर घर वापसी का मतलब ना समझे तो मतलब कोई मतलब नहीं। लेकिन घर वापसी जानते हैं हम लोग कि एक हेड कैंपेन का एक नाम रहा है, जिस हेड कैंपेन के बारे में 2014 से लेकर 15 तक लगातार पूरा चर्चा में रहा और लगातार उसको लेकर रहा। तो मतलब कि हमारे जो अभी एक साथी कह रहे थे कि जो शब्दों को किस तरीके से गढ़ा जा रहा है मीडिया के द्वारा, तमाम चीजें किया जा रहा है, वो घर वापसी का जो कैंपेन है उसके जरिए जो वो करना चाह रहे हैं कि मुसलमानों में कह रहे हैं कि आप रेडिकलाइज हो रहे हैं और रेडिकलाइज होकर आप इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और उसका नाम हम घर वापसी रख रहे हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि इन सब चीजों को लेकर हमको सोचना चाहिए और खास तौर पर इस बात को लेकर सोचना चाहिए कि मीडिया में लगातार बातें आती हैं, सवाल आते हैं, लेकिन हम उसको देखने को बहुत हल्के फुल्के ढंग से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आजमगढ़ में लगातार इंडिया मुजाहिदीन के नाम पर जो 28 लड़कों की गिरफ्तारियां हुई, इसके बाद बहुत सारे लड़के फरार बताए गए और फरार बताए जाने के बाद आज बहुत सारे लड़के जो फरारी में हैं उनका कहा जाता है कि वो कुछ ISIS के संपर्क में है। एक बड़ा साजिद नाम आता है, बड़ा साजिद के बारे में लगातार कभी इसको बताते हैं इराक में मारा गया, कभी बताते हैं सीरिया में मारा गया। अब तक 4-5 बार बड़ा साजिद को मारा जा चुका है। लेकिन ये बात को लगातार हम लोग एक छोटे ग्रुप हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे रिहाई मंच से हम 15-17 हजार मेल पर हमारी हर रिलीज निकलती होंगी। तमाम मीडिया हाउसेस से लेकर हम देश और दुनिया के तमाम लोगों को हिंदी में भेजते हैं क्योंकि हमारी दिक्कत है। लेकिन इस बात को लेकर तमाम छोटी छोटी चीजों को लेकर भेजा जाता है, लेकिन आखिर में इन सब सवालों को लेकर कई बार हम लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन इसका क्या फायदा होता है? इसका फायदा ये होता है कि कभी अगर किसी ऐन वक्त में चुनाव चल रहा होता है और 8 मार्च को लास्ट फेज का चुनाव होता है और 7 मार्च को 3 बजे खबरें प्रसारित होती है कि सैफुल्ला नाम के एक आतंकवादी का इनकाउंटर चल रहा है और 2 लोग को और मारे जाने का मामला है, और उसके बाद वो इनकाउंटर दिखाते हैं 3:30 बजे तक और सुबह कुछ व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ जारी करते हैं जिसमें ISIS का झंडा भी होता है और वो ATS चीफ असीम अरुण बोलते हैं कि ISIS से इनके संबंध थे। और सुबह उस दिन 8 मार्च को देखिए तो 3 ही खबरें चल रही हैं। एक, मोदी जी क्या मंदिर है सोमनाथ में पूजा कर रहे हैं। दूसरी खबर चल रही है कि एनकाउंटर में ISIS के संबंध है। तीसरी खबर चल रही है कि चुनाव चल रहे हैं। और 5 बजे के बाद जब चुनाव खत्म हो जाता है तो दलजीत चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं नहीं, वो लोग ISIS से उनके सीधे संबंध नहीं थे, वो खुद सेल्फ रेडिकलाइज हो रहे थे, सेल्फ तरीके से देख रहे थे। लेकिन पिछले 2014 से 15 के बीच में 2014 से 15 के बीच में 18 लड़के देश से गिरफ्तार हुए और 2016 में लगभग 50 लड़के गिरफ्तार हुए। और मैं इस बात को यहाँ से इसी हाल में पिछले दिनों एक सम्मेलन हुआ तो उस समय मैंने इस बात को बोला, इस समय ये सुरक्षा एजेंसियों, जांच एजेंसियों का आंकड़ा है कि इस साल इस आंकड़े को वो 75 से 125 ले जाके करेंगे और मिडिल जो पूरा भारत, उत्तर भारत है, इसके निशाने पे है। आखिर में जो पूरा इनका पूरी तैयारी है और वो पूरी तैयारी साफ दिख रही है कि कैसे उनको चीजों को करना है, लेकिन हमारी जो तैयारी है, हमको उसको कैसे लड़ना है, उस फेक तरीके से जो तमाम चीजें चलाई जा रही हैं उन पे हमारा जो प्रिपरेशन है, हमारी तैयारी है, हमको कैसे बातों को अपने के लेके जाना है, हम शायद उसमें कुछ संदेह कर रहे हैं, मतलब कि या फिर डर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता है कि जैसे कि
कई लोग बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत गंभीर हो गए हैं या फिर तमाम, देखिए लड़ने वालों के लिए कभी भी हालात गंभीर नहीं होते हैं। अगर लड़ना है तो आपको लड़ना ही है। और हमने अभी आपका अभी 3 मार्च को जिस लड़के का इंट्रोगेशन हो रहा था मोहम्मद आतिफ का, और हमने उस लड़के का 3 मई को हमने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और इस बात को रखा कि उत्तर प्रदेश एटीएस किस तरह से घर वापसी के अभियान का किस तरह से खाकर रची है, और जिस घर वापसी को कह रही है कि हम डीरेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, वो डीरेडिकलाइजेशन की हकीकत क्या है। और उसी समय जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है मोहम्मद आतिफ का, और मैं बताऊं कि मुझे लगता है कि सरकार के बनने के बाद हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन पूरा हमारा हाल पूरा भरा था। जो है ऐसा नहीं है कि मीडिया में तमाम आपके समझने वाले सोचने वाले लोग नहीं है, ठीक है, हो सकता न लिख पढ़ पा रहा हूं, लेकिन ठीक जिस समय मोहम्मद आतिफ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बता रहा है कि किस तरह से टार्चर करके उसकी बेटी जो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उसकी बेटी पैदा होने वाली थी, कैसे उसको मारा पीटा जा रहा है और कैसे ये बात सच्चाई आ रही सामने। ठीक उसी समय एटीएस उसके घर पे एक नोटिस भेजती है कि आपको 5 तारीख को आके आपको गवाही देनी है। और ठीक उसी समय घटना और होती है कि फैजाबाद में आईएसआई के नाम पर गिरफ्तारियां शुरू होती हैं, मुंबई से गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। मतलब बहुत क्लियर है, वो हर चीज को समझते हैं कि इस न्यूज के बाद क्या न्यूज हमको परोसनी है। अभी पिछले दिनों मेरठ में आप लोगों ने देखा होगा, एक कर्नल पकड़े गए और कर्नल पकड़े जाने के बाद बहुत सारे सवाल आ गए, उसी बीच में ये तमाम प्रोपेगेंडा है। तो मुझे लगता है कि इस सब चीजों को लेकर हमको जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कई बार लगती है, कई बार लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में सच्चाई नहीं होती है, कॉन्स्पिरेसी माइंड हो जाता है, तमाम चीजें होता है, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया में सीक्रेट एजेंसी, दुनिया का जो लॉबिस्ट है, जो दुनिया का जो चलाने वाले हैं, वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो हमको भी उसके माइंडसेट को समझने के लिए उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अगर हम नहीं समझेंगे और उस कॉन्स्पिरेसी का जवाब देने की तैयारी हमारे पास नहीं होगी तो हम बैठे रह जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं कि 2017 में जो तमाम योगी आदित्यनाथ के वीडियो, चाहे कब्र से निकाल के बलात्कार करने की बात है, चाहे एक लड़की के बदले 10 लड़कियों को उठा लेने की पाने की बात है, ये तमाम वीडियो 2005 से लेकर 8 के बीच के ये सब वीडियोज हैं और 2008 के बीच के तमाम वीडियोज हैं। और जो 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो गार्जियन से लेकर तमाम दुनिया के, वाशिंगटन पोस्ट से लेकर तमाम लोग इस वीडियोस पे बात किए कि ये आदमी ऐसा है, इसके बारे में ऐसा ऐसा यहाँ पर वीडियो रन कर रहे हैं। और एक वीडियो का 32 लाख तक एक दिन में 2 दिन में शेयरिंग हुई। मतलब हमारी तैयारी थी और हम एकदम तैयारी में हैं, इसको बहुत क्लियर हम बात करते हैं। क्योंकि अगर सांप्रदायिकता से लड़ना है, फांसीवाद से लड़ना है, तो उसको वेल डॉक्यूमेंटेड आपकी लड़ाई लड़नी होगी। इसीलिए आज भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो तमाम केसेस हैं, आज मनोज जी जैसे ही आप देखे होंगे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, मनोज जी का आर्टिकल बीबीसी पे आ जाता है, या मनोज जी तमाम चीजों को समझते हैं। तो मतलब कि हमको लगता है कि अगर हमको जो पूरी ये जो लड़ाई है, जो चाहे वो इशूज हो, चाहे बड़े आधार पे हो, उसमें हमको खुद को चिन्हित करना पड़ेगा, कुछ लड़ाइयों को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम स्पेशल इश्यूज पे इस पे लड़ेंगे, इस पे हम फाइट करना है। क्योंकि अगर हम इस तैयारी को हम नहीं कर पाते हैं तो चीजें हमारे हाथ से निकल जाएंगी। मैं फिलहाल पंकज जी का दबाव है, मैं लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि छोटी मोटी चीजें हैं, छोटे मोटे अनुभव मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। जैसे पाटला हाउस इनकाउंटर के बाद वहां पर पत्रकारों ने पूरा आजमगढ़ को नर्सरी बता दिया। हम बहुत क्लियर, यहाँ बहुत सारे साथी अपने साथी हैं, हम लोग मीडिया को बहुत समझते हैं और उसके चूंकि पूर्वांचल बिहार के लोग हैं, समझते हैं कि उसको कैसे टेकल भी करना है। तो जो हुआ सब लोग जानते हैं कि पाटला हाउस के बाद गाँव में क्या हुआ मीडिया के साथ। हमने इसके बाद किसी भी मीडिया वाले को छत पे नहीं चढ़ने दिया। हम जानते हैं कि जो गल्फ कंट्री का पैसा आया है, अगर ये कैमरा घूमेगा, ये दिखाएगा कि इतने बड़े बड़े आतंकवादी नस्ली के लोग इतना बड़ा बना। और एक बैनर हमने बनवाया, पत्रकारों से अपील है, अफवाह फैलाने वाले पत्रकारों से अपील है, कृपया यहाँ ना आए। हमारे साथी एक बैठे हैं, वो कह रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, मैं बताऊं कि और मीडिया के लोग मारे भी गए। लेकिन मेरा कहना का मतलब यह है कि हमको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उससे लड़ेंगे नहीं, अगर हम, और दूसरा कि हमें जो हमारा जहां दमन के क्षेत्र हैं, दमन के क्षेत्रों में हमें अपने जो अभी साथी कहते हैं पत्रकारों को प्रशिक्षित करने के लिए मेरा पूरा अनुभव रहा है कि मीडिया के तमाम जो इंस्टीट्यूट्स में साथी पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं,
बहुत मेहनत करिए, 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो कहीं न कहीं पे चले जाते हैं, वो बहुत मामला बनता नहीं। लेकिन जो दमन के क्षेत्र हैं, जो जनता है, अगर उसको आप मीडिया कॉन्शियस कर दीजिए तो वहां पर अगर आज संजयपुर में एक कोई कैमरा वाला पहुंचेगा तो हमसे पूछते, तमाम साथी पूछते हैं कि ये कौन है, कैसे कहाँ से आए हैं, समझना पड़ता है। और इससे इस तरह से क्योंकि मीडिया कॉन्शियस सोसाइटी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पत्रकार को बहुत कॉन्शियस बना देंगे तो कितना होगा, लेकिन अगर जहां दमन हो रहा है उस सोसाइटी को मीडिया कॉन्शियस बना दीजिए। और हमारे एक साथी मसीउद्दीन संजरी साहब हैं, उन्होंने 2-3 बुकलेट तक लिख डाली, आर्टिकल तक लिखते हैं कि मीडिया कैसे उनके क्षेत्र का ट्रायल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की है कि हमें तमाम इस बात को लेते हुए अपनी जो जहां पर हमें जो दमन के क्षेत्र हैं वहां पर अगर हम सोसाइटी को मीडिया कॉन्शियस बना सके, और ये जो तमाम साथी हम लोग बैठे हैं, अगर इस तरह की परिचर्चाएं और मीडिया आपके साथ क्या खेल खेल रहा है उसको अगर वहां पर आयोजित करें तो मुझे लगता है उसका आपको 100% 100% रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।